No. You speak. सभापति महोदय, Very briefly, please. There are many members yet to speak. Therefore, अगर आप अनुमति न दें तो मैं बैठ जाऊं। I am giving permission to speak very briefly. Very critical, sensitive. मैं ढूंढ रहा हूं कि जिन्होंने ये बजट पेश किया था वो कहां हैं, और मैं ढूंढ रहा था कि जो इसके उत्तर देंगे वो कहां हैं। जब उन्होंने ये सदन की बहस को सुनाई नहीं, उस बजट को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो वो क्या उत्तर देंगे मैं नहीं समझ सकता। लेकिन मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं केवल उस तरफ जाता हूं कि खाली सपने दिखाना बंद करो। जिंदगी जीने के लिए है, सपने देख के कोई जीवित नहीं रहता। 2020 का मिशन एक पेश कर दिया गया, विजन। ये जब से ये सरकार आई, हर बार जो घोषणाएं हुई उसका क्या हुआ, इस बजट में कहीं मुझे दिखाई नहीं देता कि कोई उसका जिक्र भी हो। कहीं वो प्रगति दिखाई नहीं दी जिसके वादे यहां पर बड़े बड़े किए गए। कहां गए? आखिरी मुगल बादशाह दिल्ली के थे, बहादुर शाह जफर, वो शायर थे। उन्होंने ये कहा था कि काबे दयार से मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 इंतजार में बीत गए। 2 इंतजार में बीत गए, 2 इंतजार में। तो 5 साल के लिए जो सरकार आई थी, आधा समय केवल ये झूठी घोषणाएं करने में बीत गया, और 1 साल ये इंतजार में बीत जाएगा। फिर आखिरी साल खैरात में बीत जाएगा कि जो छूट देना है चुनाव के वक्त में। तो कहां से कहां 19वीं शताब्दी की रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, 21वीं शताब्दी में बुलेट ट्रेन चलाने की जो कल्पना करते हैं, वो किसे धोखा दे रहे हैं? इसकी तरफ क्या होगा? सरकार ने अपने बजट में रेलवे के लिए कोई विशेष प्रोविजन नहीं किए। रेलवे की हालत यह हो गई कि उसके पास विकास करने के लिए कोई पैसा नहीं है। भ्रष्टाचार का, अगर ये कहा गया था कि ये गेटवे ऑफ इंडिया है रेलवे, मैं समझता हूं कि गेटवे ऑफ भ्रष्टाचार अगर कोई है तो यही विभाग है। हर जगह लूट है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी आप ये इस बात का जवाब दें कि जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं देश भर में, कहीं पर भी, कब शुरू हुए, कब पूरा होना था, और अब उनकी पोजीशन क्या है? ये जितनी योजनाएं हैं जो घोषित की गई थी, सब कहां चली गई? मैं ढूंढ रहा हूं कि वर्ल्ड स्टेटस का रेलवे स्टेशन देश में कौन सा बन गया। सबसे पहली घोषणा थी, कौन सा बन गया? मैं लखनऊ से आता हूं, वर्ल्ड हेरिटेज में लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, दुनिया का सबसे सुंदर बने हुए रेलवे स्टेशन में है। 100 साल पहले वो अंग्रेज बनवा गए थे। एक प्लेटफॉर्म उसमें नहीं बढ़ सका, और वर्ल्ड स्तर का उसको बनाने की घोषणाएं हो रही हैं। कॉमनवेल्थ में गेम्स हो रहे थे, दिल्ली को आधुनिकतम नई दिल्ली स्टेशन बनाने की बात थी, लेकिन जब कभी वहां जाता हूं तो जिस तरह से गंदगी दिखाई देती है तो शर्म आती है कि हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं। इसकी जवाबदेही होगी। ये कोई, अभी राज्य मंत्री जी यहां बैठे थे, लखनऊ के एक पहले दिन से मैं एक योजना की बात करता हूं कि जब श्री नीतीश जी यहां पर रेलवे मिनिस्टर थे तो लखनऊ में आज 2/3 आबादी गोमती के उस पार है, जो पुराना लखनऊ है उससे।
जिन्हें वो पुराने में वहां चारबाग स्टेशन पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की सफर करना पड़ता है। वहां एक नया रेलवे टर्मिनल बनने की योजना बनी, उसका उद्घाटन हुआ, काम शुरू हुआ। 80 करोड़ रुपए की वो योजना, उसमें 46 करोड़ रुपए खर्च हो गए और उसके बाद पता नहीं किसने, कैसे, क्यों बंद कर दी। मैं बार बार ये सवाल पूछता रहा हूं कि आखिर किसने बंद की, क्या कारण था, वो पैसा कहां चला गया, वहां जो बहुत सामग्री ढेर कर दी गई थी वो उठाकर कौन ले गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं है। अभी मुझे बताया गया, ईशान ममता जी जब थी, माननीय मुलायम सिंह जी बैठे इनके सामने, उन्होंने कहा था नहीं मैं बनवाऊंगी। जब वो एनडीए में मंत्री थी तब भी लखनऊ में जाकर उन्होंने कहा था कि ये बड़ा सम्मानजनक प्रोजेक्ट है, इसको हम पूरा कराएगा। तो पूरा हो रहा है आज तक, का फ्रीज है। मैं बराबर इसके लिए संघर्ष करता रहा हूं, हर बार जवाब एक मिलता है, अच्छा अब डी फ्रीज हो गया, फिर बनेगा कैसे। आपकी कहा गया कि 9 करोड़ रुपए, मुझे डीआरएम ने बताया, मैं कोट कर रहा हूं कि 9 करोड़ रुपए आ गए हैं और हम काम शुरू कराने जा रहे हैं। मैंने अभी 4 दिन पहले फिर पूछा कि भाई क्या प्रोग्रेस है, उनका साहब पैसा तो आया ही नहीं, आपकी बजट में आएगा। मैंने सारा बजट ढूंढ डाला, कहीं मुझे वो ढूंढे नहीं मिला। बजट में कहीं इस भ्रष्टाचार को रोकने का कोई फलसफा दिखाई देता है, कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, किसकी हम समर्थन करें। गालिब ने कहा था कि यूं तो हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि आप सपने दिखाते जाइए, हकीकत तो हम जानते हैं। ये एक ऐसा फार्मूला है कि टैक्स बढ़ा दीजिए खूब और बाद में गरीबों के नाम के ऊपर तरस खा के कुछ उनके ऊपर खैरात कर दिया, कुछ माफ कर दिया और बाकी सब लग गया। वही अब भी होने वाला है। ये पहली बार देख रहे हैं कि किसी ने कल्पना की कि हम कैसे करेंगे और आखिर वक्त में उसे हटा दिया गया। क्या इसमें मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होती? इस बजट बनाने में खुद बजट स्पीच में तत्कालीन मंत्री ने यह कहा कि सैम पित्रोदा के एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए हैं, एक काकोदर समिति है उसकी कोई सिफारिश है, प्लानिंग कमीशन का अपना अलग रोल है, वित्त मंत्री कहते हैं उनकी सहमति से बना, प्रधानमंत्री की नीति सब जानते हैं कि उदारीकरण के बहुत पक्षधर हैं। तो ये सब मिलकर जो बजट बनाया गया उसके लिए एक आदमी जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ये सामूहिक उत्तरदायित्व का कहां चला गया ये सिद्धांत? इस सदन में अगर ये बातें डिस्कस नहीं होगी तो ये बजट के आंकड़ों से क्या होगा? अगले बार फिर यही आंकड़े आएंगे, कुछ बदले हुए होंगे, कुछ बढ़े हुए होंगे, एक नया सपना होगा और वो जो काबे दयार से लाए थे मांगकर 4 दिन बद बीत जाएंगे और वहीं की वहीं रहेंगे। इतनी संपत्ति लूट रही है। मैं उत्तर लखनऊ से आता हूं, वहां पर एक फ्लाईओवर बन रहा है। जब श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे वो तब वो शुरू हुआ था, जब श्री अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे तब वो सैंक्शन हुआ था, उसके बाद एक सरकार और चली गई, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हो सका। एक नागरिक के नाते किसने अधिकार दिया है ये रेलवे को कि 5-7 साल तक हमारा रास्ता रोक दो, हम उधर से निकल ना पाए? लेकिन ये एक कुछ ठेकेदारों का, कुछ अधिकारियों का एक ऐसा कागज बना हुआ है, एक ही आदमी 5-5 ठेके ले लेता है। एक में थोड़ा काम शुरू किया, पैसा ले लिया,
उससे दूसरा शुरू किया, पैसा ले लिया, 5वें काम शुरू करके छोड़ दिया। अब वो नोटिस चल रही है। आखिर में जब उन्होंने कहा कि साहब अब रेट बढ़ गए, बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कश्मीर में जो रेलवे का काम हो रहा है देखने गया था। एक तरफ ये गर्व होता है कि भारत उन देशों में है कि जो दुनिया में किसी भी से चुनौती ले सकता है और करके दिखा सकता है। ऐसी टनल और दुनिया का सबसे ऊपर ऊंचा पुल बन रहा है जिसमें वो रेलवे लाइन जाएगी, और पता लगा काम रुका पड़ा है। जिस कंपनी से वो ठेका दिया गया था, पीपी मॉडल पे हुआ, उसमें 10% अपने आप हर साल बढ़ता चला जाएगा, काम हो या ना हो। कई साल से काम बंद पड़ा है, 10% का बढ़ता चला गया। अब उन्होंने काम नहीं करते तो जो कई 100 करोड़ का था वो हजारों करोड़ में आ गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोई इच्छा शक्ति इसमें दिखाई देती है कि ऐसे जो ये गरीबों से चूस कर और कुछ लोगों के लिए पूरा पाइपलाइन डाल दी जाए कि वहां जहां रेवेन्यू सब चला जाएगा, सारे एसेट्स उधर चले जाएंगे, उसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। मुझे देखकर बड़ी निराशा हुई इस बजट को, और जिसमें इतना कुछ दिखाने के बाद फिर भी कुछ नहीं। 5 साल 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा काम था। अभी आज मंत्री जी को बधाई दूं या ये कहूं कि उनके दिन का पहला दिन की शुरुआत, खैर मैं यही कह सकता हूं कि ममता जी की ममता इन पर बनी रहे। एक छोटी सी मेरी शुभकामना है इनके लिए। मैंने आपने समझा नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ममता जी की ममता इन पर बनी रहे, क्योंकि उनके ममता के बिना कोई आपको बचा नहीं पाएगा। Nothing will go on record. Please take your seat. Please take your seat. Please wind up. Please wind up. Please wind up. जगदम्बिका पाल नेक्स्ट। मैं इससे ज्यादा शुभकामना इनके लिए क्या दे सकता हूँ? प्लीज वाइंड अप, प्लीज वाइंड अप। इससे ज्यादा शुभकामना इनके लिए क्या दे सकता हूँ? क्योंकि उनकी नाराजगी तो उनकी प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहे, इससे ये मेरी दुआएं। प्लीज वाइंड अप, प्लीज। नेक्स्ट जगदम्बिका पाल नेक्स्ट। No, already I asked to remove certain words, whatever मुझे no, wind up, please wind up. तो आज स्थिति ये हो रही है कि रेलवे के बजट में कोई जिम्मेदार नहीं। अकबर आबादी ने एक बार कहा शेर में कि जो बेचते थे दबाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अब कौन देगा? आप जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरी करें, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है। ओके, राइट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जगदम्बिका पाल नेक्स्ट। अरे मान्यवर अभी ऑलरेडी ओवर, दैट इज एस्टैब्लिश्ड। मान्यवर मेरा समय जितना So your party member, 15 members have to speak. Your party BJP has given 15 names. है, मुझे I have to accommodate them. मुझे जितना समय बताया गया अभी वो पूरा नहीं हुआ। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि 1-2 मिनट और देंगे। तो क्या वो बोलते हैं हम भी शुरू कर दें? हाँ, तो ये बात वही हमने तो मान्यवर सीनियर आदमी है। नहीं ठीक है, सीनियर हम खुद ही नहीं। अगर रेलवे के पास क्या मिल जाएगा ऐसा कि 2 मिनट कोई आमदनी का जरिया नहीं होगा, मैं ये बात कहना चाहता हूं
कि खुद मंत्री के बयान में है कि माल की ढुलाई कम हो रही है रेलवे से, पैसेंजर्स कम हो रहे हैं रेलवे में, और हायर क्लास में आपने जितना किराया बढ़ाया है तो और आप No, you address the chair. That is the problem with you. You go on speaking with them. That is why they are raising. You address the chair. You address the chair. You address the chair. You speak to me. सर, आई वांट योर प्रोटेक्शन प्लीज। No, you have to obey. You have to, मैं- when I'm doing this, you have to see that. मैं Address आपसे the chair. You address the chair. Don't see तो them. मैं मानव ये कह रहा हूं कि जो ये संसाधन की बात कही जा रही है, नहीं, मैं कह रहा था कि जो हायर क्लास में जो किराया बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो इकोनॉमी क्लास में इतना सस्ता किराया करके अब चलाने लगी हैं कि शायद वो क्लास में जिसमें आप इतना किराया बढ़ा रहे हैं उसमें आपको यात्री ही नहीं मिलेंगे। अगर उससे कम किराए में हवाई जहाज से कोई जा सकता है तो रेल में सफर क्यों करेगा? लेकिन उसके बहुत से रास्ते हैं। अगर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, अगर सही ढंग से रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, तो ये टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके परफॉर्मेंस ठीक न होने की वजह से अगर बाहर की ढुलाई कम हो रही है, आज के इन परिस्थितियों पर कोई विचार नहीं कर रहा। कई राज्यों में खनिज संपदा जो है, जो एक्सपोर्ट होती थी, बंद हो गई। रेलवे में माल ढुलाई का एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत वो था। जब वहां से खनिज का ट्रांसपोर्टेशन होएगा नहीं तो वो आमदनी कहां से होगी? वो बंद हो जाएगी, आमदनी और कम होगी। इसलिए ये कभी बहुत कीमत बढ़ा देने से आमदनी बढ़ जाएगी, ये कल्पना ही गलत है। जितनी सुविधाएं देंगे, जितना कम होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी। इसलिए बात जो अब ये कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम करेंगे, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। कहां से लाएंगे? बाजार से। और 20,000 रुपया जो अभी जनरल बजट आएगा उस पर मैं बोलते हुए कहूंगा कि जो टैक्स फ्री इंफ्रा बांड थे इस बार खत्म कर दिए गए। यानी ये इस बात का संकेतक है कि ये सरकार रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहती है, तो देश के हित में नहीं होगा, गलत होगा। ये सारी उसी दिशा में बातें जा रही हैं। गंभीरता से इसको विचार करना पड़ेगा। इतनी स्थिति बिगाड़ दो कि आप फिर एफडीआई Wind up, please wind up. मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं कोई अगर ऐसी बात कह रहा हूं कि जो बजट से संबंधित नहीं है या गलत है, आप निकलवा दो। आप जब भी अपने मैनिफेस्टो में रखा था एफडीआई को, अपनी बात पूरा कर लेने दें। एफडीआई रिटेल को आपने मैनिफेस्टो में रखा था टंडन जी। अब वाइंड अप करें। बोलिए। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हमने Please conclude, please. मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि देश की आर्थिक स्वतंत्रता पे जो खतरा मंडरा रहा है, विदेशी जो देश आज जिनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जो भारत को एक बाजार के रूप में देखना चाहते हैं, वो यहां की हर संस्था के ऊपर कब्जा करने की उनकी योजना है। और हम उसी तरफ जा रहे हैं, जानबूझकर जा रहे हैं, अनजाने में नहीं जा रहे हैं। इससे देश को बचाना होगा। अगर आपकी अनुमति नहीं है तो मैं अपनी बात Right. धन्यवाद। Jagannathan.